2020 की 11 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खोज की घोषणा हुई, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण सार्वजनिक रूप से अधिकतर उपेक्षा की गई थी, जो पूरे विश्व में फैल रही थी। सर्च इंक संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी जलाधीर और स्थलीय पुरातत्व फर्म जलाधीर रोबोटिक्स कंपनी ओशन इन्फिनिटी के साथ काम करते हुए अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस नेवाड़ा BB-30 के अवशेषों की खोज की घोषणा की, लगभग 72 वर्षों के बाद, जब युद्धपोत को एक लक्ष्य के रूप में डुबो दिया गया था। फिर भी किसी को भी इस जहाज के असामान्य अंत को यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की सेवा में अपने समय की प्रतिबिंब के रूप में गलती से समझना नहीं चाहिए। उल्टा, केवल कुछ ही जहाज उसके जैसा शानदार करियर दावा कर सकते हैं, जो चुनौतियों का सामना करने और 20वीं सदी के नौसेना युद्धों में यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। यह उस जहाज की कहानी है जिसे दुश्मन बस डूबा नहीं सका। दुनिया की युद्धों में स्वागत है। दुनिया के युद्धों में स्वागत है। दुनिया के युद्धों में आपका स्वागत है। दुनिया के युद्धों में स्वागत है। दुनिया के युद्धों में आपका स्वागत है। दुनिया के युद्धों में आपका स्वागत है। औद्योगिक क्रांति ने विश्व पर बड़ा प्रभाव डाला। सैन्य और विश्व की नौसेनाओं में इसने आधुनिकीकरण कार्यक्रम को इतनी तेजी से बढ़ाया कि अक्सर नवीनतम उन्नतियों वाले नए डिजाइनों के सेवा में प्रवेश करने से पहले ही उन्हें और नई उन्नतियों द्वारा पुराना कर दिया गया। 1870 में वायुमंडल यातायात का मुख्य साधन था, लेकिन कुछ युद्धपोतों में भाप इंजन भी थे, ताकि वे वायु दिशा के बिना बंदरगाह में और बाहर जा सकें, जो अक्सर सभी वायुमंडल जहाजों को बाधित करती थीं। 1900 तक बचे हुए वायुमंडल जहाज अपवाद थे, या उन्हें भाप शक्ति से बदल दिया गया था या उनकी जगह ली गई थी। भाप संचालित जहाज पानी पर तेज और स्वतंत्र थे, युद्धपोत के लिए लाभदायक, परंतु युद्धपोत को दुश्मन जहाजों को नष्ट करने के लिए शस्त्रागार और दुश्मन को रोकने के लिए कवच की आवश्यकता होती है। वायुमंडल चलने के साथ ही तोपों के बैंक भी चले गए, जिन्हें अधिक शक्तिशाली तोपों ने बदल दिया था, जो टरेट में लगाए गए थे और उन्नत लक्ष्य दृष्टि से लक्ष्यबद्ध किए गए थे। हथियारों को कैसे उपयोग करना है, इसके लिए कुछ अजीब तोप व्यवस्थाएं और हथियारों के आकारों का संगम स्थापित किया गया, जो दोनों लगभग पूरी तरह निष्फल रहे। 1906 में ब्रिटिश रॉयल नेवी ने एक युद्धपोत पेश किया, जो सभी युद्धपोतों के लिए मानक बनेगा। HMS ड्रेडनॉट की सेवा में लाने के क्षण उसकी क्रांतिकारिता ने सभी अन्य पूंजीगत जहाजों को पुराना कर दिया। ड्रेडनॉट ने अग्निशक्ति को सभी बड़े गण दृष्टि से अपनाया, जिसे घूमने वाले टावरों में लगाया गया था, जो जहाज के दोनों ओर तालिका किए जा सकते थे। निशाने के स्थान के आधार पर जहाज ने अधिक उन्नत लक्ष्य निर्धारण उपकरणों को अपनाया और हल और टावरों के साथ भारी कवच में लपेट लिया गया। इनमें से कोई भी नवाचार पूरी तरह से नया नहीं था, लेकिन ड्रेडनॉट ने पहली बार एक ही हल में इन उन्नतियों और कई और को शामिल किया। दुनिया भर की नौसेनाएं तेजी से अपने अपने जहाजों को ड्रेडनॉट के बराबर सेवा में लाने के लिए उत्साहित हुईं, जिसने हमें अब पहले जहाज की आदर में ड्रेडनॉट्स कहलाने वाले नए हथियार दौड़ को उत्पन्न किया। पहला अमेरिकी ड्रेडनॉट USS साउथ कैरोलिना। अचरज की बात है, ड्रेडनॉट से ज्यादा उन्नत नहीं था, विशेषकर हथियार लेआउट के हिसाब से, जिसमें सभी बंदूकें केंद्रीय रेखा पर मौजूद थीं, जिससे वह एक ही लक्ष्य पर अपनी पूरी आग की शक्ति लगा सकती थी। वास्तव में इसे ड्रेडनॉट से पहले ही डिजाइन किया गया था। यह पहले ड्रेडनॉट डिजाइन होने से बहुत अधिक देरी के कारण चूक गया। अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान केवल निर्माण पर केंद्रित थे। ड्रेडनॉट प्रकार की राजधानी जहाजों को नौसेना के लिए विशेष सैन्य आवश्यकताओं के न होने पर भी सर्वश्रेष्ठ युद्धपोत की प्रतिष्ठा के लिए चुना जाता है। परिणाम स्वरूप अधिक नवाचार और सुधार नए युद्धपोतों में शामिल किए गए, लेकिन इन जटिल युद्धपोतों का डिजाइन करना सिर्फ बड़ा ही बेहतर है, ऐसा नहीं था। युद्धपोत
3 केंद्रीय नियमों गतिशीलता, आग्नेय शक्ति और सुरक्षा पर कार्य करते थे। हालांकि अक्सर इन सिद्धांतों में से एक का बलिदान अन्य दोनों की सुधार के लिए होता था। युद्धपोतों में इसका मतलब अधिकतर फुर्तीलापन था। सामान्य धारणा यह थी कि इन भारी हथियारों और सुरक्षित युद्धपोत, जो धीमे और अनाड़ी थे, एक दुश्मन युद्धपोत को डुबाने के लिए पर्याप्त आग्नेय शक्ति उत्पन्न कर सकते थे, डूबने का खतरा महसूस होने से पहले। फिर भी नौसेना के इंजीनियर थकान नहीं होते थे, समस्याओं का समाधान निकालते थे, लेकिन हर समाधान नई समस्याएं उत्पन्न करता था। उच्च विस्फोटक और कवच भेदी गोलियों की बढ़ती क्षमता देखते हुए यह समझा गया कि पारंपरिक सोच ने जहाज के लंबवत पक्षों पर कवच की भारीता को महत्व दिया। नई गोलियां एवं उनके उच्च पथ जहाज का कोपुट भी प्रहार कर सकते हैं जहां सुरक्षा कम है। यह 1905 में त्सुशिमा के युद्ध में साबित हुआ, जब रूसी नौसेना को जापानी नौसेना ने नष्ट कर दिया, और यह आने वाले महायुद्ध में बार बार साबित होता रहेगा। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से यह मामला सिर्फ इन बड़े युद्धपोतों के क्षैतिज कवच की मोटाई और इसके वजन वृद्धि का नहीं था। दिन की प्रौद्योगिकी की अनुमति देने के बिना अतिरिक्त वजन के लिए शक्तिशाली इंजन नहीं बनाने से जहाज और धीमे हो जाएंगे और उच्च विस्फोटक, टॉर्पीडो और पनडुब्बियों के नए हथियारों से नष्ट करने के लिए संवेदनशील हो जाएंगे। धीमे युद्धपोत बारी बारी से पूरे बेड़े को भी धीमा कर देंगे, जो संचालन करने में एक प्रमुख रणनीतिक बाधा साबित होगी। अतः अमेरिकी डिजाइनरों ने जहाजों को हथियार बंद करने की एक क्रांतिकारी नई अवधारणा अपनाई। पहले कवच को हल्के के लंबाई पर फैलाया गया था, जहां भारी कवच को महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे मशीनरी और हथियार के आसपास संकेंद्रित किया गया था। जहाज के अन्य हिस्सों को पतला मध्यम कवच मिला। नई अमेरिकी अवधारणा ने पतले से मध्यम कवच को त्याग दिया और बचे वजन का उपयोग दीर्घकालिक शत्रु की गोलियों के खिलाफ मुख्य क्षेत्रों की सतहों की बेहतर सुरक्षा में किया। परिणाम स्वरूप इन मुख्य भागों के चारों ओर कवचित दुर्गों का निर्माण हुआ, जबकि बंक रूम जैसे कम महत्वपूर्ण क्षेत्र बिना कवच के छोड़ दिए गए। हर व्यक्ति को अपने कार्यस्थल पर होना चाहिए। नई अवधारणा जहाज को कवचित करने की सब या कुछ नहीं दृष्टिकोण के नाम से जानी जाती है, और पहली युद्धपोत यूएसएस नेवादा ने इसे संचालनात्मक रूप से अपनाया था। 4 मार्च 1911 को अमेरिकी कांग्रेस ने 2 नए युद्धपोत बनाने की अनुमति दी, जिसमें हाल की अद्वितीय डिजाइन सुधार जैसे कि सब या कुछ नहीं कवच संरचना शामिल थीं। 2 जहाज यूएसएस नेवादा और यूएसएस ओक्लाहोमा को सामूहिक रूप से नेवाडा वर्ग कहा जाता है। इनके बाद 2 और जहाज बने जो पेंसिल्वेनिया वर्ग थे। नेवाडा वर्ग के जहाज 583 फीट लंबे थे, चौड़ाई 107 फुट 11 इंच थी और 27,500 टन पानी को विस्थापित करते थे। उनके दिन के लिए वे भारी हथियारबंद थे, 10-14 इंच मुख्य तोपों के साथ, जो जहाज की मध्य रेखा पर स्थापित 4 टरेट्स में फैले हुए थे। विपरीत, पहले यूएसएस साउथ कैरोलिना को 8-12 इंच तोपों से सजाया गया था। नेवाड़ा की तोप 1,400 पाउंड की आर्मर पियर्सिंग शेल को 21 किलोमीटर तक फेंक सकती थी, प्रतिस्पर्धी के मुकाबले में जो केवल 870 पाउंड की शेल को 18 किलोमीटर तक पहुंचा सकता था। निश्चित रूप से नेवाड़ा की दूरी को आधुनिकीकरणों के चलते बढ़ाया जाएगा, ताकि जहाज की दूरी केवल देखने वाले कर्मियों तक ही सीमित रहे। सुरक्षा के हिसाब से हुल के सबसे मोटे हिस्से में आर्मर 13.5 इंच था, जबकि टरेट्स पर एकतिर 4.5 इंच आर्मर था। जहाज की शक्ति 12 तेल जलाने वाले बॉयलर्स से प्राप्त होती थी, पहले के कोयला जलाने वालों की तुलना में। इनकी सहायता से 24,800 हॉर्स पावर उत्पन्न होकर जहाज के प्रोपेलर को 24 मील घंटे की गति मिल सकती थी। नेवाड़ा की शुरुआत 11 जुलाई 1914 को हुई। यूएस के लोग अपने नवीनतम युद्धपोत नेवाड़ा वर्ग के पहले जहाज से प्रसन्न थे, जिसे ड्रेडनॉट्स सम्मेलन में लॉन्च किया गया था और जिसे सुपर ड्रेडनॉट के नाम से भी जाना जाता है। यह वही क्रांतिकारी और केंद्रीय ब्रिटिश जहाज था जो पहले आया था। अब जहाज को सेवा स्थिति में लाने का काम चल रहा था।
जिसमें अमेरिकी डिजाइनरों द्वारा पसंद की गई विशेष पिंजरे शैली के मस्तूलों की फिटिंग शामिल थी। 1915 के अंत में यूएस नेवी ने घोषणा की कि वे जहाज की सेवा में लेने तैयार हैं और 1916 के 11 मार्च को यूएसएस नेवाड़ा को कप्तान विलियम एस के साथ कमीशन किया गया। सिम, एक अधिकारी जिसे अमेरिकी एडमिरल्टी द्वारा सम्मानित किया गया था, यूरोपीय महान युद्ध में जलाया गया था। लुसितानिया लाइनर डूबने के बावजूद, जिसमें कई अमेरिकी मर गए थे, संयुक्त राज्य लड़ाई से बाहर रह रहे थे। 2 महीने बाद नेवाड़ा को 1916 में कमीशन किया गया था। सिम्स ने अटलांटिक फ्लीट के साथ सेवा करने वाले अपने नए युद्धपोत पर कर्मचारियों की कठोर प्रशिक्षण दी। 1916 के 30 दिसंबर को उन्होंने न्यूपोर्ट नेवल वॉर कॉलेज में पदोन्नति स्वीकार की। उनकी जगह कप्तान जोसेफ स्ट्रॉस ने ली, जो नई हथियारों का परीक्षण करने वाले अधिकारी थे। संयुक्त राज्य ने अंततः युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन नेवाड़ा को पहले अटलांटिक के पार सैल करने से ईंधन की कमी के कारण रोकना पड़ा। इस समस्या को नहीं झेलने पड़ा कप्तान कोयले जलाने वाले युद्धपोतों को, और इसलिए नेवाड़ा को 1917 और 1918 में अमेरिकी पूर्वी तट के पास रहना पड़ा। अब अपने तीसरे कप्तान एंड्रयू टी लॉन्ग की नेतृत्व में यूएसएस नेवाड़ा ने 10 दिनों की अटलांटिक यात्रा की। बेंट्री बे द्वीप पहुंचने से पहले ब्रिटेन में लड़ाई के लिए जाने का निर्णय लिया। इसे जल्दी ही इसकी बहन यूएसएस ओक्लाहोमा द्वारा जोड़ा गया। पहले संवाहन संरक्षण कार्यों में तैनात किया गया, पर सहयोगी उच्च कमांड ने तय किया कि नेवाड़ा और ओक्लाहोमा गति और आग की शक्ति के साथ यूएसएस यूटाह के लिए एक विशेष कार्य के लिए आदर्श हैं। यूक्रेनी सेना ने यूएसएस के लिए काम किया, उच्च गति जर्मन सतह रडार की खोज में, जो ब्रिटिश द्वीपों के पश्चिमी तट की ओर जा रहे वाहनों के खिलाफ था। बेंट्री बे स्क्वाड्रन के 3 अमेरिकी युद्धपोतों ने आयरलैंड के दक्षिणी और पश्चिमी समुद्रों की तलाश की, लेकिन वह असफल रहे। रडार कभी सामने नहीं आया, जिससे धारणा हुई कि वह मौजूद ही नहीं था, और यह यूएसएस यूटाह की कल्पना थी। महायुद्ध नेवाड़ा ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध के धुंध में दुश्मन पर एक गोली भी नहीं चलाई। फिर भी इसने कायजर की नौसेना के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेवाड़ा ने सहयोगी युद्धपोत नौसेनाओं के साथ मिलकर जर्मन सतह नौसेना को उनके बंदरगाहों में बंद किया। इसने युद्ध के अंतिम वर्षों, विशेष रूप से 1916 की जुटलैंड की लड़ाई में और यूएसएस यूटाह और यूक्रेनी सेना के बीच संघर्ष को रोका। यूक्रेनी नेवी और यूएसएस यूटाह के अंतिम कर्तव्य विश्व युद्ध 1 के दौरान था, जिसमें वह फ्लोटिला में शामिल हुआ, जिसे महासागरीय लाइनर जॉर्ज वॉशिंगटन की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, जो राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को पेरिस शांति सम्मेलन में ले जा रहा था। 226 दिसंबर 1918 को नेवाड़ा ने अपने चौथे कप्तान विलियम कैरिकोल की नेतृत्व में न्यूयॉर्क हार्बर में समुद्री यात्रा की, जिसे नायक की तरह स्वागत किया गया। यूएसएस यूटाह के जल्दी युद्ध और तत्काल बाद नई डिजाइनों के निर्माण के साथ 1916 में सुपर ड्रेडनॉट था नेवाड़ा। अब वैसा नहीं रहा, हालांकि यह अभी भी शीर्ष पर था। अधिकांश राजधानी जहाजों ने इसके क्रांतिकारी सब या कुछ नहीं दृष्टिकोण को सुरक्षा के लिए अपनाया, लेकिन पूरी युद्धपोत अवधारणा अब संदेह में थी। राजधानी जहाजों का महत्व युद्ध में निर्णायक कारक होने के बावजूद, महान युद्ध ने दिखाया कि महंगे जहाजों पर टॉर्पीडो लादे सस्ते विमानों का खतरा हो सकता है। 1920 का दशक में राजधानी जहाजों की भूमिका पर सवाल उठाए गए, लेकिन उनका निर्माण धीमा हो गया। सोवियत संघ यूएसएस यूटाह का निर्माण इतिहास में प्रमुख होगा। दुनिया ने हथियार, दौड़ और युद्ध रोकने के लिए कदम उठाए। 1922 की वॉशिंगटन नौसेना संधि ने युद्धपोतों की संख्या, आकार और हथियार पर सीमाएं लगाईं। यूएस नेवी ने पुराने युद्धपोतों का स्क्रैप किया, लेकिन नवीनतम नेवाड़ा को बचाया गया।
1920 का दशक में जहाज ने दक्षिण अमेरिका का दौरा किया, 1921 में पेरू गया और 1922 में पैन अमेरिका ने यूएस विदेश मंत्री चार्ल्स एवन ह्यूज को ब्राजील ले जाने के लिए संरक्षण किया। 1925 में नेवाड़ा ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा की थी, जो उन देशों के प्रति सद्भावना का प्रतीक था और यह भी दिखाने का प्रयास था कि यूएस नेवी जापान के बिना प्रशांत महासागर में व्यापक और दूर तक घूम सकती है। जबकि जापानी स्थिति अभी भी युद्ध के करीब नहीं थी, टोक्यो ने वॉशिंगटन संधि के दौरान बढ़ती हुई नाराजगी महसूस की और सैन्य प्रतिबंधों के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई, जिसका उद्देश्य उनकी एशियाई साम्राज्यवाद को कम करना था। 1927 और 1930 के बीच नेवाड़ा नॉरफोल्क नौसेना शिपयार्ड वर्जीनिया में आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत विशिष्ट पिंजरा मस्तूल को हटाकर त्रिपोड़ वाले और हाल ही सेवा मुक्त यूएसएस नॉर्थ डकोटा के इंजनों से नेवाड़ा का इंजन बदला गया। 12 मूल बॉयलर्स को 6 अधिक कुशल वालों से बदला गया, जो नेवाड़ा को प्रशांत में अधिक कार्यक्षमता देते हैं। 1927 और 1928 में नेवाड़ा के दक्षिण अमेरिका में विस्तार देखा गया। मुख्य तोपों की ऊंचाई वृद्धि से उन्हें 10 किलोमीटर अतिरिक्त गोलियां फायर करने की सुविधा मिली, जिससे उनकी फायरिंग रेंज 31 किलोमीटर हो गई। द्वितीयक 5 इंच तोपें, जो डेस्ट्रॉयर्स और तेज हमले के खिलाफ डिजाइन की गई थीं, मुख्य हुल पर स्थानांतरित की गईं। विमानों और पनडुब्बियों के खतरे को देखते हुए नई 5 इंच की एंटी एयरक्राफ्ट तोपें डेक पर स्थापित की गईं और हुल को एंटी टॉर्पिडो बल्स सहित फिट किया गया। इनमें पानी भरे कक्ष विभाजित थे। इनका डिजाइन टॉर्पिडो विस्फोटन को सोखने और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए किया गया था, जिससे नौका की क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की सहायता होती थी। नेवाड़ा ने अगले 11 वर्षों में कई कप्तानों के तहत प्रशांत नौसेना में सेवा की, जब तक दिसंबर 1941 नहीं हुआ, जब कप्तान फ्रांसिस डब्ल्यू स्कैनलैंड ने 25 वर्षीय यूडेस युद्धपोत को बंदरगाह में लाए। उनकी क्रू महीनों बाद पहली बार बंदरगाह में सप्ताहांत के लिए उत्साहित थी और योजना बना रही थी। वे प्रतीत होने वाले पर्ल हार्बर की सभी वस्तुओं को नष्ट कर दें। एक 1941 के दिसंबर की 7 तारीख की सुबह युद्धपोत यूएसएस नेवाड़ा कुंजी एफाट पर बंधाई गई थी, यूएसएस एरिजोना के पीछे। हॉलिडे रूटीन प्रभावी था और बोर्ड पर कई क्रू सदस्य आराम कर रहे थे। 600 घंटे पर जोसेफ केटाहल एक्सोटिक जूनियर को पूर्वाहन की वॉच की कमान संभालने के लिए जगाया गया था। एक शांत रविवार की सुबह पोर्ट पर डेक के अधिकारी टाउसेक्ट को उबाऊ लगने लगा था। उसने याद किया कि जहाज को शक्ति देने के लिए केवल एक बॉयलर जलाया गया था, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह एक और जलाएगा। इससे उसे और ड्यूटी कर्मचारियों को कुछ करने के लिए मिलेगा। वह नेवाड़ा की पौराणिक स्थिति की गारंटी देने वाला था, जिसके बाद घटनाएं हुईं। कप्तान स्कैनलॉन ने सामान्य दिन की उम्मीद में अपनी पत्नी से मिलने के लिए जूनियर अधिकारियों को जहाज की जिम्मेदारी सौंपी। नेवाड़ा विमानवाहक रो की उत्तरी तरफ की जहाज थी और यह हर सुबह ठीक 800 घंटे पर बंदरगाह में अपने रंग प्रस्तुत करने की बहुत कठोर परंपरा में लगी हुई थी, स्टार स्पैंगल्ड बैनर की संगत में, जिसे जहाज की बैंड ने प्रदर्शित किया था। पहली बार समारोह का नेतृत्व करते हुए टॉसिग निश्चित नहीं कर सके कि ध्वज का आकार कितना होना चाहिए। समारोह शुरू होने से कुछ ही मिनट पहले उन्होंने एक सैलर को अपने पड़ोसी जहाज एरिजोना में भेजा, ताकि वह एक अधिकारी से यह जान सके कि कौन सा उपयोग करना चाहिए। बैंड धैर्यपूर्वक सैलर का रिटर्न अपेक्षित कर रहा था जब आकाश में अशुभ धब्बों को देखा, लेकिन एक प्रमुख नौसेना सुविधा के कारण उन्होंने इन्हें प्रशिक्षण में लगे हुए अमेरिकी विमान मान लिया। जब सैलर टॉसिग एरिजोना से उत्तर लाकर वापस आया, बैंड ने बजाना शुरू किया और झंडा फहराने लगे, ठीक तब जब पहले जापानी बम और टॉर्पीडो अमेरिकी जहाजों पर बरसने लगे। हमला इतना आकस्मिक था कि बैंड बजाने और झंडा लहराने का काम विस्फोट के बावजूद जारी रहा। एक जापानी टॉर्पीडो विमान नेवाड़ा के पिछले हिस्से पर तेजी से उड़ा, जिसे अगर सैलर्स जांचते तो वे देखते कि यह अब क्लच नहीं कर रहा था।
जापानी विमान पर एक गनर ने बैंड सदस्यों पर मशीन गन की फायर की, लेकिन चूक गया। हालांकि उसने जहाज के झंडे में कई छेद कर दिए। अचानक जापानी विमान द्वारा छोड़ी गई टॉर्पीडो ने अरिजोना में जाकर मारा, जिसे विस्फोट के बाद पानी से बाहर उठाया गया। फिर वह स्थित हुआ और फिर बंदरगाह के तले डूबने लगा। विस्फोट इतना बड़ा था कि अरिजोना के कई पुरुषों को नेवाड़ा के जहाज के डेक से फेंक दिया गया। नेवाड़ा की क्रू ने युद्ध स्थलों की ओर दौड़ा। दोनों में से सबसे सफल होने पर उन्हें नेवाड़ा में उतरने की अनुमति मिली, जबकि तौसिग ने वायु सुरक्षा बैटरियों की संभाली। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने भीड़भाड़ वाले जापानी विमानों पर, जो अमेरिकी जहाजों को नष्ट कर रहे थे और बंदरगाह में बैठे थे, भयानक गोलीबारी की। मिनटों में नेवाड़ा की गन्स के कारण एक जापानी विमान पानी में गिर गया, जिसे कई इतिहासकार यूएस बलों द्वारा पहले गिराए गए जापानी विमान और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के रूप में मानते हैं। भाग्यशाली रूप से जलते हुए जहाजों का धुआं नेवाड़ा को युद्धपोत रोए पर हमला कर रहे जापानी पायलटों से छुपाने लगा। इससे क्रू को जहाज चालू करने की लघु लेकिन महत्वपूर्ण राहत मिली और कई क्रू ने बिना आदेश प्राप्त किए ही जहाज को सेल करने के लिए तैयार कर दिया। सामान्यतः नेवाड़ा जैसे जहाजों को शुरू होने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन तौसिग के दूसरे बॉयलर को जलाने के कारण जहाज धीरे धीरे चलने के लिए पर्याप्त भाप उत्पन्न कर रहा था। क्रू सदस्यों ने जहाज को बंधाने और छोड़ने के लिए तट पर दौड़े, जबकि जापानी योद्धाओं ने उन्हें निशाना बनाया। हमले के बावजूद, पूरी शक्ति के बिना, सभी बॉयलर जलाए बिना, टगबोट्स से किसी भी सहायता के बिना, बुजुर्ग ड्रेडनॉट ने अपनी जगह से ठोकर खाने और लंगड़ाने की शुरुआत करने में सफलता पाई। एरिजोना के फटने और डूबने के दृश्य के बाद और बाकी फ्लीट के अधिकांश का जलना अमेरिकी रक्षकों पर एक नया मूड उतारा, जब वे देख रहे थे कि हमले शुरू होने के लगभग 45 मिनट के बाद नेवाड़ा चल पड़ा। यह एक शक्तिशाली प्रतीक था जिसने अमेरिकी दृढ़ता और अवज्ञा को पुनः सशक्त किया। नेवाड़ा, जिसका झंडा पीछे लहरा रहा था, केवल चलने से यह संदेश दे रहा था कि जब अमेरिका इस निम्न बिंदु पर है तो वह बाहर नहीं है। बचे हुए जहाजों ने नेवाड़ा के सम्मान में हॉर्न बजाए, जबकि समुद्री सैनिकों ने धुएं में जहाज को सैल करते हुए चिल्लाया। लेकिन जबकि नेवाड़ा उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था, जहाज के बोर्ड पर स्थिति गंभीर थी। निकलने से पहले एक टॉर्पीडो ने युद्धपोत को नुकसान पहुंचाया। हालांकि बोर्ड के अधिकांश तोपची ने दावा किया कि उन्होंने उस विमान को नीचे गिराया जो जहाज को मारने के लिए तैयार था। नेवाड़ा को गिराया गया और नीचे ले लिया गया। जल्द ही एक जापानी डाइव बॉम्बर ने हमला किया, जिससे एनसाइन तौसिग बल्कहेड के खिलाफ फेंक दिया गया। नीचे देखते ही उसने पाया कि उसका पैर मोड़ दिया गया था, जिस पर वह अब नहीं चल सकेगा। जहाजों, जिसमें उसकी बहन जहाज ओक्लाहोमा भी शामिल है, के पास से धीरे धीरे बर्बाद होते हुए जापानी पायलटों को अवसर का एहसास होता है। अगर नेवाड़ा को बंदरगाह की ओर जाने वाली खाड़ी में डुबो दिया जाए तो यह अन्य जहाजों के लिए बाधा बन सकता है। जापानी पायलट और नेवाड़ा दोनों भागने में असमर्थ थे। विमानों ने नेवाड़ा पर हमला किया, जिससे उसे भारी क्षति हुई, लेकिन उसने प्रतिक्रिया की। हालांकि आपत्तियों के बावजूद उपाधिमिराल विलियम एस पाई, युद्धबल कमांडर, ने नेवाड़ा से महान भाग जाने की कोशिश बंद करने का आदेश दिया। लेफ्टिनेंट कमांडर थॉमस ने जहाज को अस्पताल की ओर मोड़ा और जहाज बीच पर पहुंचा, जिसने इसके अविश्वसनीय भाग जाने को रोक दिया। हमलों की कमी के साथ क्रू ने बोर्ड पर लगी आगों की ओर ध्यान मोड़ दिया और कप्तान स्कैनलॉन ने कमांड संभालने के लिए वापस आ गए। दोपहर में अधिकांश आगों को नियंत्रण में लिया गया और घायलों के साथ सामना करने की ओर ध्यान दिया गया। नेवाड़ा को 12 फरवरी 1942 तक नहीं तैराया गया। इसकी अस्थायी मरम्मत के बाद इसे पर्ल हार्बर से वॉशिंगटन राज्य तक अपनी शक्ति पर जाने की अनुमति मिली। वहां रहते हुए जहाज की दीर्घकालिक मरम्मत और आधुनिकीकरण किया गया, जो अगले दिन तक पूरा नहीं होगा। अक्टूबर 1942। एक 1923 के मई में नेवाड़ा अटू द्वीप से जापानी सैनिकों को निकालने के यूएस ऑपरेशन के लिए आग के समर्थन के लिए फिर से तैनात हुआ। नेवाड़ा ने अपने पोर्ट कार्यकाल के बाद
नए उपकरण के साथ फिट होने के पहले अटलांटिक के लिए स्थानांतरित होने से पहले जर्मन सतह रेडर्स और विमान के खिलाफ सुरक्षा के बाद उसने 1954 के अप्रैल में नॉर्मंडी आक्रमण की तैयारी के लिए यूनाइटेड किंगडम के लिए यात्रा की। 6 जून 1954 को नेवाड़ा की तोपें डी डे अवतरण का समर्थन करती और रियर एडमिरल मोर्टन डियो के ऑपरेशन का ध्वजवाहक बनी। सहयोगी कमांडरों ने समुद्र तट पर सेना के समर्थन में अत्यधिक सटीक आग के लिए पुराने ड्रेडनॉट की प्रशंसा की, जिसमें गोलियां 600 यार्ड के फासले पर सहयोगी सैनिकों को लक्षित करती थीं। नेवाड़ा 1940 के अगस्त और सितंबर के बीच दक्षिणी फ्रांस पर हमले का समर्थन करने के बाद मध्य सागर से नई तोप की बारीकियों की प्राप्ति के लिए प्रशांत रंगमंच पर वापस लौटा। द्वितीय विश्व युद्ध के जापानी समर्पण के बाद यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने पुराने महान ड्रेडनॉट को सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी नए हथियार परमाणु बम से हमले का सामना करने में सक्षम थी, इसलिए नेवाड़ा को लक्ष्य जहाज के रूप में प्रयोग किया गया। इसे विशेष लाल नारंगी रंग में चित्रित करने से पहले निरस्त्रीकरण किए गए जहाजों की फ्लीट में रखा गया। फिर भी नेवाड़ा की दिखाई दी और बम 1.7 किलोमीटर दूर लक्ष्य से गिरा। बजाय हमले परिवहन गिलियम के ऊपर विस्फोट हुआ। एक परमाणु हमले का जीवित रहने के बाद भी उसने दूसरे परमाणु परीक्षण का जीवन दान दिया। यह बार जलाधीन विस्फोट था। परीक्षणों ने जहाज को क्षतिग्रस्त और विकिरणित किया, पर वह अभी भी तैर रहा था। 30 जुलाई 1988 को नेवाड़ा को पर्ल हार्बर से 65 मील दूर उठाया गया और युद्धपोत यूएसएस आयोवा के तोपखाना अभ्यास के लिए इसका उपयोग किया गया। नेवाड़ा कई हिट सहने के बावजूद डूबा नहीं और इसे अंततः प्रशांत महासागर की तलहटी पर पहुंचाने के लिए टॉरपीडो की जरूरत पड़ी। युद्ध का सबसे घातक भाग नौसेना इतिहास की एक उपेक्षित कहानी। सर्च इंक के जेम्स पी डेगाल्डो, जिन्होंने 20 अप्रैल को नेवाड़ा की स्थिति का पता लगाया, पूर्व मैरीटाइम हेरिटेज प्रोग्राम के प्रमुख थे। उन्होंने विश्व भर में डूबने की जगहों का अध्ययन किया था। डेगाल्डो ने बताया कि पूरी परियोजना एक फोन कॉल के साथ ओशन इन्फिनिटी, एक समुद्री सर्वेक्षण और रोबोटिक्स कंपनी से शुरू हुई थी, जिसने विश्व भर में डूबने की मशहूर जगहों का पता लगाया था। दोनों कंपनियों ने संयुक्त परियोजना पर काम करने और नेवाड़ा का स्थान निर्धारित करने की बात चर्चा की। ओशन इन्फिनिटी ने अपने जहाज पैसिफिक कंस्ट्रक्टर को डेगाल्डो के अनुसंधान के आधार पर नेवाड़ा की डूबने की जगह खोजने की सहमति दी और इसके साथ ही उन्होंने इस जहाज की अंतिम गंतव्य स्थल का पता लगाया। जब डेगाल्डो से डूबने की जगह खोजने की इच्छा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इससे उन्हें अतीत की याद आती है। यह इसे और आने वाली पीढ़ियों को उन कहानियों से मजबूती से जोड़ता है। हम पुरातत्वविदों के लिए हमेशा से यह जानते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा संग्रहालय है, समुद्र किनारे पर है।